हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग 15,000 MCQ कर रहे हैं, जो आपका बीपीएससी 17वीं बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है और यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हर क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में 150 क्वेश्चन कर लिया है, ज्योग्राफी में 150 क्वेश्चन कर लिया है, मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं और जो सारे सब्जेक्ट को मिला के लगभग उसका भी हम लोग 300 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो टोटल अभी हम लोग 650-700 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम लोग उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन उसका किए हैं। तो आगे देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। बुरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ महावीर। महावीर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो महावीर का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों, वो वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली, जो बिहार का वैशाली है जिला है, वहीं पे एक जगह है कुंडल ग्राम। ठीक है, वहीं पे महावीर जी का जन्म हुआ था, आज से 599 BC में। ठीक है, 599 BC मतलब ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है गलत है पहला। तो जैसे ही पहला गलत है तो हमारा जो है 3 ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें करेक्ट चुनना था। तो 2 और 4 हमारा हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी गलत होगा, है ना। 3 बोल रहा है कि हिज मदर वाज त्रिशला वाज द सिस्टर ऑफ चेतक। तो महावीर स्वामी के जो वो थे, क्या बोलते, पिता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और वो थे ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, तो उनके पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे, क्षत्रिय संघ के। ठीक है, और माँ जो थी उनका नाम था त्रिशला, जो आपका लिच्छवी जो गणराज्य है, रिपब्लिक है, उसके जो राजा था चेटक, उसकी बहन थी। ठीक है, तो ये वाला ठीक है कि ही मदर त्रिशला जो थी वो सिस्टर थी चेतक। और चेतक कौन था? वो जो आपका लिच्छवी गणराज्य था उसका हेड था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है महावीर का चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो था उनके पिता का नाम था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम था। ठीक है, तो उसके बाद उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था कौन? यशोदा से। उनके पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? यशोदा था। और उनकी बेटी का क्या नाम था? महावीर के अन्नोजा। क्या नाम था? अन्नोजा उनकी बेटी का नाम था। और अन्नोजा का जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था। जमाली से, मतलब जमाली कौन था? दामाद था किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, तो वही उनका बाद में पहला शिष्य बनता है। ठीक है, तो ये वाला सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा गलत है, पहला गलत है। हमने क्यों बताया क्यों गलत है। महावीर स्वामी का अगर हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे तो 12 साल तक वो कठोर तपस्या करते हैं, और 43 साल का उम्र में उनको जो है एक गांव होता है जिसका नाम है जिरिम्भिक गांव। जिरिम्भिक गांव। तो जिरिम्भिक गांव में एक नदी होती है जिसका नाम है रिजू पालिका नदी। तो रिजू पालिका नदी के तट पे जिरिम्भिक गांव में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष याद रखिए, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ महावीर को। और पीपल वृक्ष के नीचे किसको हुआ? गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको जैन दर्शन में उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है जिन्न। ठीक है, और उस अवस्था को कैवल्य बोला जाता है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो अवस्था रहता है उसको कैवल्य बोला जाता है। वही चीज़ आपको बौद्ध दर्शन में निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन सा जो है बौद्ध के से रिलेटेड स्थान नहीं था। ठीक है, तो बोला गया है कौन कौन? अवंती। तो अवंती तो था। ठीक है, अवंती था क्या? अब देखो नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा है। ठीक है, अब गांधार। गांधार में कभी भी जो है बौद्ध जो है गए नहीं थे। गांधार शैली आपको पता है ये रिलेटेड था कुषाण वंश से। ठीक है, तो कुषाण से। ठीक है, कौशल आपको पता है, कौशल जो नरेश था कि राजा जो प्रसन्नजीत थे, कौशल नरेश का राजा था एक प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत, इसको प्रसन्नजीत भी बोलते हैं। ये बौद्ध धर्म को अपनाया था और एक विहार का रचना किया था प्रसन्नजीत ने, जिसका नाम था पब्बा राम। ठीक है, वो विहार मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसको विहार बोला जाता है।
तो वहाँ पे उसने एक निर्माण किया जिसका नाम है पब्बाराम। कौन किया? प्रसेनजीत ने। और कौन था प्रसेनजीत? कौशल का राजा था। मतलब कौशल जो था वो रिलेटेड था बुद्धा के लाइफ से, इसलिए तीसरा तो नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा कि कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो तीसरा नहीं हुआ, तो तीनों ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया 1 और 2। और मगध तो भाई रिलेटेड था ही। मगध में आपको पता है राजगिरी उसकी राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, और मगध में ही आपका बोध गया ये सब आता है ना, वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। तो ये तो 4 तो 100% होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में भी नहीं दिया है कि 4 नहीं होगा। ठीक है, अवंती रिलेटेड नहीं था। ठीक है, तो याद रखना। तो 22 का जो आंसर हो गया वो हो गया ये। कालिदास ये सब जो थे वो अवंती ये सबसे रिलेटेड थे, राइट। तो ठीक है। कौशल में बुद्ध ने अपना बहुत टाइम बिताया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म स्टार्टेड आइडल वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मैंने बताया था कि महावीर जो महायान सेक्ट था बुद्धिज्म में वो उदय ही इसीलिए हुआ क्योंकि एक तो संस्कृत भाषा को लेकर, और दूसरा बुद्ध को वो भगवान के रूप में मानते थे और इसलिए मूर्ति पूजा करते थे, कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास करने लगे। ठीक है, और थोड़ा ये लिबरल टाइप का थे। ठीक, उसी के बाद चौथा जो बौद्ध संगति होता है वहाँ पे हीनयान और महायान 2 संघ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो कनिष्क के समय होता है। तो कनिष्क खुद जो है महायान शाखा का समर्थक था, और अशोक जो था वो हीनयान शाखा का, या फिर हम बोले तो स्थाविरवादी का समर्थन था। ठीक है, मतलब पहला होगा। तो पहला अगर होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट चला गया, क्योंकि हमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट। फिर बोल रहा है कि नालंदा जो था वो महायान था। नालंदा दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो नालंदा जो डेवलप हुआ था, ठीक है, वो किसने कराया था? तो गुप्त राजा ने कराया था। और गुप्त राजा आपको पता है कब आया था? बताओ। ये लगभग कनिष्क के बाद ही तो आया होगा ना, कुषाण वंश के बहुत बाद आया होगा। इसका मतलब कुषाण वंश का जो स्थापना हो चुका था और उसके साथ ही आपका महायान भी आ गया था। अब गुप्त अगर उसके बाद आया तो जाहिर सा बात है नालंदा भी क्या होगा? महायान बुद्धिज्म का ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वल्लभी जो था वो द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर हीनयान। भाई वल्लभी जो था, अब हमको बताओ, जो तक्षशिला था, जो वल्लभी था गुजरात में, ठीक है, तो जो वल्लभी था, ठीक है, गुजरात में, उसके बाद जो हीनयान था ना, हीनयान में भी ऐसा नहीं है कि महायान का तो शाखा था ही, महायान शाखा का मेन केंद्र था पढ़ाने का, लेकिन हीनयान का भी वहाँ होता था। तो वल्लभी में तो होता था, इसके अलावा तक्षशिला भी था। ठीक है, तो ये तक्षशिला जो आपका जिससे रिलेटेड आपको पता है कि वहीं से आपका ये वहीं के गुरु थे कौन? चाणक्य, है ना। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बोल रहा है कि गुप्त किंग धर्मपाल ने बनाया था। ये तो ठीक है कि विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनाया था, लेकिन धर्मपाल जो था वो पाल वंश का था, ना कि गुप्त वंश का। ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो गलत होगा। तो सही कथन हमको चुनना है, तो 1, 2 और 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24। एंशियंट नेम है, प्राचीन नाम है, और मॉडर्न नेम, ठीक है, मैच करना है। तो प्राचीन समय में नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे जो अस्किनी नदी थी उसको बोला जाता था चिनाब। ठीक है, सदानीरा किसको बोला जाता था? तो जो गंडक नदी थी उसको बोला जाता था सदानीरा। तो बी का 2 होगा। उसके बाद परुष्णी नदी, लिख लीजिए आप, परुष्णी नदी किसको बोला जाता था? तो जो रावी नदी थी उसको परुष्णी नदी बोला जाता था। उसके बाद एक नदी था वितस्ता, उसको ऋग्वेद में वितस्ता नदी किसको बोला जाता था? तो झेलम नदी को बोला जाता था वितस्ता नदी। एक नदी थी कुब्भा, कुब्भा नदी काबुल नदी को बोला जाता था। ठीक है, और एक नदी होती थी उसका नाम था कुरुमु। ये सब वैदिक समय में बोला जाता था नदियों का अलग अलग नाम से। वो कुर्रम जो नदी है उसको बोला जाता था। ठीक है, एक सतुद्री नदी थी, तो वितस्ता किसको बोला जाता था भाई? झेलम को हो गया। ठीक है, और सतुद्री किसको बोलते हैं? सतलुज को। आप नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सतुद्री मतलब सतलुज SS आ रहा है ना। तो आंसर जो होगा 24 का वो होगा C। 4 का होगा 2, A का होगा 4, B का होगा 2, C का होगा आपका 3 और D का हो जाएगा 1। तो ये सब जो एंशिएंट नदी है ये वैदिक समय में बोला जाता था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। मैंने बताया था बुद्ध जो वर्तमान मतलब क्या सिखाए थे एक्चुअल में, बुद्ध का जो टीचिंग था उसको बोला जाता है सुत पिटक में लिखा गया है। ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखा गया है आपका
अभिधम पिटक में। और विनय पिटक में लिखा गया है कि जो संघ के जो मॉन्क थे, साधु संत रहते थे, मॉन्क लोग भिक्षु रहते थे, उनको कौन कौन सा नियम पालन करना है उसके लिए विनय पिटक हुआ करता था। ठीक है, तो विनय पिटक किसका था? ये था इसका। लेकिन मैच बोला कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो मतलब 2 तो मैच नहीं है, तो 2 मैच नहीं है, तो 3 ऑप्शन हमारा ऐसा ही ख़त्म हो गया। सूत पिटक क्या था? बुद्ध का जो टीचिंग था उसका था, उस पर एक्सप्लेनेशन था। कौन? अभिधम पिटक था। अभिधम पिटक क्या था? धम्म के बारे में था, उसको और एक्सप्लेनेशन फिलोसफिकल उसका दार्शनिक व्याख्या किया जाता था। सूत पिटक में बुद्ध का उपदेश था। विनय पिटक में संघ के द्वारा सदस्यों के द्वारा नियम को पालन करने के लिए बताया गया था क्या कैसे करना है। और धम्म का जो दार्शनिक व्याख्या थी वो अभिधम पिटक। तो 2 और 3 को अपोजिट मैच कर दिया है। कौन सा सही सुमेलित बोल रहा है? तो सिर्फ हमारा केवल 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। और सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है, इसका रचना जो किया गया था वो पहले बुद्धिस्ट बौद्ध संगति में किया गया था, तीसरे बौद्ध संगति में किया गया था अभिधम पिटक का। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब ये पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग, एक तरफ काउंसिल है, एक दूसरा प्रेसिडेंट, बौद्ध का परिषद और एक तरफ उसका अध्यक्ष। तो मैंने आपको याद कराया था पहला बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु के समय में मोगली पुत्र महाकश्यप जो थे उसके हेड थे। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हेड थे वो कौन थे? महाकश्यप। ठीक है ठीक है, राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु उसका राजा था, और महाकश्यप के समय हुआ था। तो ए का 2 होगा, तो ए का 2 होगा, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 26 का ए। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आप याद करो, VKS वैशाली में हुआ था, काला अशोक ने करवाया था और सब्बगामी उसका हेड था। तो बी का हो जाएगा आपका 3। तीसरा जो हुआ था पाम से याद करो, पाम पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय, और ये मोगलीपुत्र 30 से था, तो ये हो गया। और चौथा का याद करो KKV कनिष्क के समय हुआ था, कुंडाग्राम में हुआ था, और वसुमित्र था हेड, तो ये हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका निकल गया राइट। आगे बढ़ो, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। अगर टाइम का बात करेंगे तो पहला हुआ था 483 BC। ठीक है, सेकेंड हुआ था उसके 100 साल बाद 383 BC, दूसरा हुआ था लगभग 247 BC में, और चौथा जो हुआ था कनिष्क के समय वो हुआ था AD में, 98 AD में। ठीक है, तो अब देखो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, आपका रचना किया गया था किसका? विनय पिटक का और सूत पिटक का किया गया था। ठीक है, तो विनय पिटक का रचना किया था उपाली ने, और सूत पिटक का रचना किया था आपका आनंद ने। अब ऐसे याद करो, UV उपाली ने विनय पिटक का किया था, AS अभिधम पिटक का रचना किया था, मतलब सूत पिटक का रचना किया था आनंद ने। ठीक है, उसके बाद दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, इसमें बौद्ध जो है बौद्ध धर्म में अस्थाविरवादीन और महासंघिक का विभाजन हुआ। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, अभिधम पिटक का रचना किया गया, इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ। और चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, अशोक जो था वो हीनयान का समर्थक था, और जो कनिष्क था वो महायान शाखा का समर्थक था। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत मैच किया गया है। तो एक तरफ है शिलालेख और उसका नाम है कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और किसके साथ मैच किया गया है। तो मैंने आपको एक ही साथ पूरा जो है 13 के 13 शिलालेख के बारे में बता दिया था, यहाँ भी रिपीट कर देते हैं। पहले शिलालेख में लिखा गया है कि जानवर को वध ये सब नहीं करना है, और त्यौहार में एक जगह पे गैदरिंग नहीं करना है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा जो शिलालेख है उसमें है कि मनुष्य के प्रति जो है सहानुभूति रहना चाहिए, कंपैशन रहना चाहिए। और साउथ इंडिया में जो चेर चोल पांडे है उसका भी उल्लेख है दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में, इस मतलब दूसरे हमारा रॉक एडिक्ट में, तो ये भी हमारा ठीक है। तीसरा एडिक्ट में उल्लेख है कि ब्राह्मणों के प्रति उदार जो है भेदभाव मतलब होना चाहिए दृष्टिकोण, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला में ये जो है ये नहीं लिखा है कि धम्म महामात्र का बारे में, धम्म महामात्र के, ठीक है दोस्तों धम्म का जो व्याख्या है वो 11वां शिलालेख में है। ठीक है, और बेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष को फॉलो करना है, वो चौथे में उल्लेख है राइट। तीसरे में उल्लेख है कि ब्राह्मणों के प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ है। अशोक जो जाता है बौद्ध गया,
वो 8वें शिलालेख में उसका उल्लेख है। 9वें शिलालेख में उल्लेख है कि जो एक जगह लोगों को गैदरिंग भी नहीं करना है, एक तो पहले में उल्लेख है और 9वें में भी वो उल्लेख है। धम्म के बारे में वर्णन जो है वो आपका 11वें में है, और 13वें में जो कलिंग विजय अशोक करता है खारवेल के राजा को हरा के, वो 13वें अभिलेख में वर्णन है। उसके बाद वो छोड़ देता है लड़ाई, जनरली ऐसा बोला जाता है, छोड़ता तो नहीं, नौटंकी है। 13वें शिलालेख में लिखा गया है कि ऐसा अशोक छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यू युद्ध करता रहता है, ठीक है। जब आप बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री का रिसर्च वाला तब आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये सब पंचायत नहीं करना है अभी हमें। तो 13वें शिलालेख में उल्लेख है क्या कि कलिंग विजय का वर्णन है, और वही फिर उसका बौद्ध ऐसा लिखा हुआ है कि बौद्ध जो है लड़ाई छोड़ के धम्म की तरफ मूव करता है, उसे चौथे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही वाला लिखा है, ठीक है। तो आंसर जो गलत है वो 25 का सी, हमें वही पता करना था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोल रहा है कि आयरन का वर्णन ऋग्वेद में लिखा गया। आयरन, ऋग्वेद के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं हुआ था। जब हमारा देखो 1500 से 1000 BC का जो समय था वो था ऋग्वेद का काल। तो ऋग्वेद का जो आयरन का खोज हुआ वो आपका ऋग्वेद के समय के बाद हुआ था, ठीक है। राइट। तो उसके बाद ही आपका लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद का काल आता है। तो ऋग्वेद का वर्णन ऋग्वेद में आयरन लोहा का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में एक धातु का वर्णन जरूर है, उसका नाम है आयास धातु। लेकिन आयास कौन सा धातु है, कौन से मेटल का है, वो सब वर्णन नहीं पता है, मतलब पहला गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन चला गया। इसका मतलब अब हमें दूसरा चेक करना है। बोला गंगा नदी को 3 बार मेंशन किया गया जबकि यमुना को वो 1 बार। गंगा यमुना उतना बड़ा नदी ऋग्वेद के समय में नहीं था, ठीक है। यमुना को 3 बार किया गया है और गंगा नदी का वर्णन 1 बार किया गया है, ठीक है। तो गंगा का वर्णन 3 बार नहीं, गंगा का वर्णन 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार किया गया, इसलिए दूसरा भी हमारा गलत होगा। और सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया गया है ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी को किया गया है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यनी नदी के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पे वो नदी गिरती है उस स्थान को पेरावत बोलते थे, या फिर अभी प्रेजेंट में कौन है वो अरेबियन सी है, ठीक है। और सबसे पवित्र नदी जो थी वो नदी थी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और सरस्वती नदी को महात्मा भी बोला, ये क्या बोला जाता था, मतेतमा भी बोला जाता था, मतेतमा, ठीक है। या फिर देवी तमा, मतलब देवी के समान, या फिर नदी तमा, नदियों में भी जो पवित्र हो वो बोला था, नदी तमा, मते तमा, या फिर देवी तमा बोला जाता था। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी थी ये, ठीक है। और सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक मिलता है, जिसको हम लोग हिरण्यनी नदी के नाम से ऋग्वेद में जानते थे, क्लियर। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है कि चूज़ द इनकरेक्ट मैच, इसको गलत तरीक़ा से मैच किया गया है, ठीक है। तो एक तरफ हड़प्पा का स्थल है और नदी के बारे में है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे हड़प्पा, तो हड़प्पा जो नदी है दोस्तों वो आपका हड़प्पा जो जगह है वो रावी नदी के तट पे है, और इसका जो खोज किए थे वो किया था किसने, दयाराम साहनी ने किया था, और रखल दास ने किया था। कौन, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, सही है। और इसका खोज किए थे रखलदास बनर्जी ने, ठीक है। मतलब उसका खोज गड्ढा करके एक्सकेवेटर के रूप में, है ना। लोथल जो है ये आपका गुजरात में है, या भोगावा नदी के किनारे है, ठीक है, ये सही। और इसका खोज किए थे SR राव ने, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में है, ठीक है। और ये घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, घग्गर हाकरा नदी किनारे है, ठीक है। और ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, कौन, राखी गढ़ी। इसीलिए पूछा कौन सा गलत मैच है, तो यही हमारा गलत मैच था। अगर हम बात करें इसमें और भी जगहों का, तो आप लिख लीजिए कालीबंगन जो है, जो आपका राजस्थान में कालीबंगन है, ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, और इसका खोज किए थे BL लाल ने। अगर हम बात करेंगे रोपड़ का, तो रोपड़ आपको पता है पंजाब के आसपास का एरिया, रोपड़ वेटलैंड भी है, सतलुज नदी पे किनारे, इसका खोज किया था BL लाल ने,
और राखी गढ़ी का खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। सूरज भान ने जो है राखी गढ़ी का खोज किया था। क्लियर है। अगर धोलावीरा का बात करेंगे तो ये सब इम्पोर्टेंट जगह है, पूछ सकता है। धोलावीरा का जो है वो लूनी नदी पे है, और धोलावीरा जो है ये आपके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है। इसका खोज किए थे SR विस्ट ने। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बोल रहा है कि एक तरफ जगह है और दूसरी तरफ है उसका अवशेष, कि कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा है कि महादहा, तो महादहा कहाँ है? तो यूपी का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पे है प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? तो मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल का से ये स्थित है। मध्य पाषाण मेसोलिथिक साइट है, महादहा यूपी में है। ठीक है, मेसोलिथिक के समय जो ही आपको छोटे छोटे पत्थर के औजार आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हड्डी और सींग से बना हुआ औजार मिला है। ठीक है, तो हड्डी और सींग से बना हुआ औजार मिला है। तो A का 3 होगा, आंसर आपको निकल गया। ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा B। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दमदमा, ठीक है, तो ये भी आपका यूपी का प्रतापगढ़ जिला में ही है, और यहाँ पे आपको जो है मिला है 41 लोगों का कब्र मिला है, समाधि मिला है आदमियों का। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सराय नहर, सराय नहर जो है ये भी आपका मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यूपी में है, और यहाँ पे आपको 4 लोगों का कंकाल मिला है। ठीक है, अब बागोर जो है ये राजस्थान में है, और यहाँ पे पहला बार साक्ष्य मिला है कि किस तरह से पशुओं को आदमी ने क्या किया था, पालतू बनाया था इंसान ने। डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, बागोर राजस्थान में। 30 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, ये सारा जो है मेसोलिथिक समय का है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के समय का ये सब है। क्वेश्चन नंबर 31 है। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में। शहबाजगढ़ी, गिरनार और मनसेरा। ठीक है, तो अशोक का जो मैक्सिमम जो शिलालेख है दोस्तों वो आपका प्राकृत भाषा में है। किस में है? प्राकृत भाषा में है। और लिपि कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, 2 शिलालेख जो है जैसे शहबाजगढ़ी का, ठीक है, और जो आपका मानसेहरा है, ये शिलालेख जो है वो खरोष्ठी में है, खरोष्ठी लिपि में है। और एक तक्षशिला में एक शिलालेख है, तक्षशिला, वो आपका जो है अरमाइक लिपि में है। ठीक है, और राइट, तो बोल रहा है कि ब्राह्मी लिपि में नहीं है। नहीं कौन सा है? 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में कौन सा 2 नहीं है? एक तो शहबाजगढ़ी मनसेहरा जो आपका किस में है? खरोष्ठी में। ठीक है, और तक्षशिला में एक अभिलेख है जो अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जो है वो आपका किस में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, 31 का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। बोल रहा है पैलियोलिथिक के बारे में है, कि पूरा पाषाण कालीन लोगों के जीवन के बारे में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के लोग जो पत्थर के औजार के हिसाब से और उनके जीवन शैली के हिसाब से हम लोगों ने पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में बड़े बड़े पत्थर के औजार करते थे का यूज करते थे। ठीक है, उनको जो है खेती वेती के बारे में उतना जानकारी नहीं था, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं था, और ना ही आग वाग का उसमें आविष्कार हुआ था। बस वो जानवर को जो मारते थे, ठीक, और कच्चा खा जाते थे। ठीक है, वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, गुफा में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो इस तरह से। ठीक है, बोल रहा है दे वेर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग। हंटिंग और पे वो आश्रित थे। ठीक है, पूर्णतः शिकार करते थे, कुछ कलेक्ट करते थे, कंदमूल ये सब जो भी है। फिर दे वेर फैमिलियर विद फायर। आग का आविष्कार उसमें नहीं हुआ था। आग का जो आविष्कार हुआ है वो नव पाषाण काल में हुआ है, या इंग्लिश में न्यूलिथिक समय में हुआ है। फिर बोल रहा है दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर बोल दे वेर अनफैमिलियर विद फार्मिंग। सही है, वो पशुपालन ये सबसे और खेती से ज्ञान उनको नहीं था, तो ये हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। खेती का जो आपको पशु का पालन का जो साक्ष्य अभी हमने देखा बागोर से मिला है, और बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, और तो बागोर से तो मिला ही है। इसके अलावा
जो मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ वहाँ से भी मिला है। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से मिला है, बागौर राजस्थान से भी मिला है। और खेती का जो शुरुआत हुआ है वो नवपाषाण काल। तो पहले लोगों ने शिकार विकार किया, उसके बाद देखा कि बहुत सारे जानवर को भाई शिकार करने से कोई मतलब नहीं, वो उसको तो पाल सकते हैं और पाल के बड़ा कर सकते हैं, तो भाई जब ज़रूरत होगा तो खा लेंगे। तो पशुपालन ये सब हुआ मध्यपाषाण काल में। फिर देखा कि यार कुछ उसको तो हम लोग खेती भी करवा सकते हैं उनसे, ठीक है, और क्या ज़रूरी है बार बार घूमने का, एक जगह पे हम लोग रुक के कुछ उगा के खा भी सकते हैं। तो नवपाषाण काल में खेती का आविष्कार हुआ। वहीं अगर देखोगे कि तीर धनुष का आविष्कार जो हुआ वो मध्यपाषाण काल में हुआ, क्योंकि देखो तीर धनुष के लिए छोटा छोटा पत्थर आपको चाहिए था, अपने तीर में आप लगा के उसको मारोगे, तो छोटे छोटे पत्थर को औजार के रूप में वो यूज किए मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में, और उस पत्थर को माइक्रोलिथ बोला जाता था, ठीक है। तो आंसर जो गलत होगा वो दूसरा गलत है, और 1 और 3 सही है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड विच डज नॉट हैव रिटन एविडेंस। तो बोल रहा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड उस समय को बोलते हैं जब कोई आपका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। मतलब आपके पास रिटन एविडेंस कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ नहीं है। जैसे आप देखोगे पेलियोलिथिक एज, ये सब देखोगे, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो उसमें कुछ लिखा हुआ चीज़ नहीं है, उसमें तो रिटन एविडेंस नहीं, उसमें तो डायग्राम ये सब बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वो प्री हिस्टोरिक, इसलिए उसको प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तो जो हड़प्पा का काल था वो प्री हिस्टोरिक एज नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा काल में ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है ना, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो उसको ऐसा चीज़ जिसमें लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। तो पूरे इतिहास को हम लोग लिखने और पढ़ने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ चीज़ नहीं है, जो भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा, जैसे किसी का बर्तन उर्तन मिल गया, औजार मिल गया, उसके दम पे आप जो है एनालिसिस कीजिए। फिर एक उसके बाद बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसमें क्या है, लिखा हुआ चीज़ तो है लेकिन आपने पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं हिस्टोरिक एज, जिसमें मौजूद भी है लिखा हुआ चीज़ और हम पढ़ भी लेते हैं। तो हड़प्पा के बाद का समय जो है वो कहलाता है हिस्टोरिक एज, ठीक है। और हड़प्पा जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और हड़प्पा के पहले जो है वो आपका प्री हिस्टोरिक एज है। तो पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो पीरियड होता है जिसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं है, तो ये सही है। पूरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें है एविडेंस लेकिन हम लोग उसमें पढ़ नहीं पाए हैं, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि टाइम आफ्टर विच वी गेट ए रिटन डिस्क्रिप्शन, बोल रहा है कि अब हम जब उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, तो वो भी हमारा सही है। तो करेक्ट जो है वो क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक। आगे बढ़ें, तो वैदिक जो कल्चर है हम लोग उसको किस में रखेंगे, हिस्टोरिक में, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना ऋग्वेद को। लेकिन हड़प्पा किस में रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक में रखेंगे, आधे ऐतिहासिक काल में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। तो बोल रहा है मैच द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ हमारे तरफ दर्शन है, उससे तरफ कौन उसको दिए हैं वो। तो आपको याद है, आपने पढ़ा भी है, योग जो है फेमस है किसके लिए, पतंजलि दर्शन, पतंजलि ने उनको किया है। तो 1 का क्यों होगा, तो एक ही आंसर है जो आपको मिल गया डायरेक्ट, बाकी आपको जानना भी नहीं था कि इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो न्याय दर्शन आपको पता है गौतम ने किया है, ठीक है। सांख्य दर्शन जो है आपका कपिल मुनि ने किया है, वैशेषिक कनाद ऋषि ने किया है। इसके अलावा मीमांसा का बात करेंगे तो जेमिनी ने किया है मीमांसा दर्शन को, ठीक है। अगर हम लोकायत का बात करेंगे, लोकायत दर्शन, बताइए लोकायत का कौन किया है, क्या चारवाक ने किया है। आजीविका दर्शन का किसने किया है, तो मक्खली घोषाल या घोषाल बोलते हैं या घोष बोलते हैं, वो किया है, ठीक है। वेदांत दर्शन शंकराचार्य ने, ठीक है। तो अभी वो बाकी आगे भी आएगा अलग अलग दर्शन के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, महाजनपद के बारे में है। बोल रहा बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है। देखो पहला तो ये समझिए कि जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, तो उसका वर्णन आपका ऋग्वेद ये सब में तो है ही है, ये ऋग्वेद बोल रहा हूँ, ये मतलब जो आगे का आप देखोगे वेद में तो है ही है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद के बाद जो है लेटर वैदिक समय में उसका वर्णन हुआ था, तो ऋग्वेद में तो नहीं होगा, बाकी का में इसका वर्णन है, ठीक है। इसके अलावा जो बौद्ध का जो ग्रंथ है, ठीक है, जैसे आपका और जैसे भगवती सूत्र है,
तो भगवती सूत्र में जो है आपका वर्णन है महाजनपद का, लेकिन उसमें नाम अलग अलग है। जैसे हो सकता है कि उसमें एक्स, किसी महाजनपद को एक्स कहा गया होगा, और वही अगर बौद्ध देखेंगे ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, तो उसमें वही महाजनपद को एक्स नहीं कहा गया होगा। ठीक है, तो ये नाम में अंतर है, लेकिन दोनों का जो है आपका बात करेंगे तो 16 महाजनपद का वर्णन जैन का जो लिटरेचर है भगवती सूत्र में भी है, और बुद्ध का लिटरेचर अंगुत्तर निकाय में भी। तो क्या बोल रहा है कि बौद्ध सूत्र अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद को साक्ष्य मिलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी वही महाजनपद का नाम है जो बौद्ध में है। तो मैंने बताया नाम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वर्णन है लेकिन नाम डिफरेंट है। उसके बाद बोल तो दूसरा गलत है, तो 2 ऑप्शन चला गया। तीसरा चेक करो, बोला 22 महाजनपद का वर्णन किया है चरक अष्टाध्यायी ने। तो पहली बात तो ये है कि भैया चरक ने अष्टाध्यायी नहीं लिखा है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है बताओ? पाणिनि ने लिखा है। अगर संस्कृत ग्रामर का पहला बुक है पाणिनि का लिखा गया अष्टाध्यायी, ठीक है। तो उसने वहाँ पे उन्होंने 22 महाजनपद का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत होगा। तो करेक्ट जो सही कौन सा है बताओ? तो हमारा तीसरा भी गलत हो गया, तो केवल 1 ही हमारा जो है वो सही है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अब 36 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जैन टेक्स्ट कल्पसूत्र वाज रिटेन बाय द हेमचंद्र। तो एक जैन ग्रंथ था जिसका नाम था कल्पसूत्र, तो उसका रचना हेमचंद्र ने नहीं किया है, उसका रचना किया है भद्रबाहु ने किया है, ठीक है। हेमचंद्र ने बहुत सारा किताब लिखा है, ठीक है। उसमें से एक किताब का नाम है योग सूत्र, और योग सूत्र जो है वो आपका याद रखिए योग शास्त्र योग जो शास्त्र है वो किसका है? हेमचंद्र का है। और याद रखिए ये हिंदू धर्म पे नहीं है, ये जैन धर्म पे है, ठीक है। याद रहेगा ना, कंफ्यूज मत करिएगा नाम को लेके, ये जैन के बारे में है, जैन का विचार। उसका हेमचंद्र नहीं है। कल्पसूत्र का भद्रबाहु ने किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा कि जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना हेमचंद्र ने नहीं की है। पहला गलत हो गया, तो 3 ऑप्शन खत्म। आंसर निकल गया 2 और 3, क्योंकि हमें करेक्ट चुनना था। नेक्स्ट बोल रहा है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, ऐसा श्वेतांबर लोग मानते हैं। देखो जो जैन संप्रदाय है वो 2 पार्ट में बटा है। एक को बोलते थे दिगंबर, ठीक है, यहीं पे इसको बता देते हैं। जैन जो संप्रदाय है 2 पार्ट में बटा है, एक दिगंबर और एक को श्वेतांबर। दिगंबर जो थे थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टर टाइप का, और श्वेतांबर जो थे वो थोड़ा लिबरल टाइप के थे। दिगंबर जो है वस्त्र नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इसको श्वेत बोला जाता है, ठीक है, श्वेतांबर बोला जाता है, ठीक है। दिगंबर का जो संस्थापक थे उसका नाम था स्थूल भद्र, ठीक है, और श्वेतांबर का जो संस्थापक थे उसका नाम था भद्रबाहु। वही भद्रबाहु जिसके बारे में अभी हमने देखा, जिसने जो है बुक लिखा था जिसका नाम था क्या था? कल्पसूत्र, ठीक है। उसके बाद दिगंबर लोग बोलते थे कि सिर्फ पुरुष को ही जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, महिला को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब महिला आपको तीर्थंकर नहीं बन सकती है। अगर महिला को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसको आगे पुरुष में जन्म लेना पड़ेगा, तब उसको मिलेगा। लेकिन श्वेतांबर बोलते थे कि नहीं, महिला भी जो है तीर्थंकर हो सकती है, और महिला भी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया मल्लीनाथ का, ठीक है, कि मल्लीनाथ जो थी महिला थी, तो ये कौन बोलेगा? श्वेतांबर बोलेगा, ठीक है। तो ये मतलब दूसरा सही है। उसके बाद जैन में जो दिगंबर है वो महावीर को भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप में मानता था। श्वेतांबर लोग उनको जो है भगवान के रूप में मानते थे। ये संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करने लगे, और ये बुद्ध महावीर को भगवान भी मानने लगे, मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे। कौन? श्वेतांबर। उसके बाद ये मानते थे दिगंबर लोग कि महावीर जो है शादीशुदा नहीं थे, वहीं श्वेतांबर लोग मानते थे कि महावीर जो थे वो शादीशुदा थे। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ थोड़ा ये ध्यान रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि जो श्वेतांबर थे उसका थोड़ा नाम में आप थोड़ा चेंज कर लो। श्वेतांबर थे, उनका जो संस्थापक थे उनका नाम भद्रबाहु है, थोड़ा एक्सचेंज हो गया। उनका संस्थापक थे स्थूल भद्र, साथ से श्वेतांबर, साथ से स्थूल याद करो। दिगंबर का जो थे वो भद्रबाहु थे, तो दिगंबर थे भद्रबाहु, थोड़ा सा बस इतना थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। साथ से श्वेतांबर, साथ से स्थूल भद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखो 37 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैष्णविज्म। वैष्णविज्म के बारे में
तो बोल रहा है तमिल सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव भक्ति सेंट ऑफ साउथ इंडिया वेर कलेक्टली कॉल्ड प्रबंध। बोल रहा है कि जो तमिल सॉन्ग थे वैष्णव भक्ति सेंटों का, उसको बोला प्रबंध के नाम से जाना जाता था साउथ इंडिया में। तो ये एकदम सही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अलवर जो थे वो आपका वैष्णव धर्म को मानते थे साउथ इंडिया में, और जो नयनार थे, ठीक है, वो मानते थे कि इसको आपको शिव भगवान शिव को। अलवर में एक थी अंडाल, और अंडाल का जो थी वो आपका फीमेल थी जो वैष्णव धर्म का उपासक थी। और अंडाल का जो मूर्ति है आप अगर देखेंगे, जो हमारा ये मंदिर है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, तो वहाँ पे दरवाजे पे यहाँ पे उनका जो है मूर्ति है, ठीक है। फिर वो रामानुज ने द्वैतवाद बताया था, तो रामानुज ने द्वैतवाद नहीं बताया था। रामानुज ने जो बताया था वो बताया था विशिष्ट अद्वैतवाद बताया था, विशिष्ट अद्वैतवाद बताया था। देखिए अद्वैतवाद मतलब जो दो नहीं है, ठीक है, उसका बारे में कौन बताया था? आचार्य हमारे जो ये थे शंकराचार्य ने बताया था, ठीक है। आचार्य शंकर ने या शंकराचार्य ने बताया था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुज ने दिया था, ठीक है। द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था कि मतलब जो दो है, ठीक है, मतलब आत्मा अलग होता है एक व्यक्ति का और भगवान परमात्मा अलग है, उसका सिद्धांत दिया था किसने? माधव ने दिया था, माधव, आचार्य माधव या माधवाचार्य ने दिया था, ठीक है। और निम्बार्क एक व्यक्ति था, निम्बार्काचार्य, उसने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत, मतलब जो दो भी है और एक भी है, द्वैतवाद अद्वैतवाद, या इसको जोड़ दीजिएगा तो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया दूसरा। जैसे ही दूसरा गलत हुआ तो हमारा ये ऑप्शन चला गया, पहला सही है। बाकी देखते हैं माधवाचार्य और निम्बार्क जो थे वो वैष्णव के उपासक थे साउथ इंडिया से, तो ये भी ठीक है। और माधवाचार्य द्वैतवाद का था, निम्बार्क जो था वो द्वैतवाद का था, ठीक है। तो ये जो है सही है, पहला भी सही है, तो 1 और 3 हमारा सही होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रखलदास बनर्जी, मैंने आपको बताया रखलदास जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई कर में उनका नाम है, ठीक है। तो बोल रहे रखलदास बनर्जी ने बोला कि आर्यन जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के संस्थापक थे। तो रखलदास बनर्जी के अनुसार कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो संस्थापक थे वो आर्यन नहीं थे, वो थे द्रविड़। कौन थे वो? द्रविड़, इसलिए पहला गलत होगा। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एक व्यक्ति थे, वो ये मानते थे कि आर्यन संस्थापक थे, तो इंडस वैली की इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। रखलदास बनर्जी थे किसके? द्रविड़ के अनुसार, द्रविड़ जो संस्थापक थे सिंधु घाटी के, और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार जो संस्थापक थे आर्यन थे, किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, अंग्रेज था, व्हीलर वी गार्डन चाइल्ड, ठीक है, वी गार्डन चाइल्ड। तो वी गार्डन जो चाइल्ड थे और व्हीलर थे, ये मानते थे जो सुमेरियन थे, ठीक है, सुमेरियन वो संस्थापक थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है, राइट। सुमेरियन मतलब इराक, मेसोपोटामिया, ये सारे लोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कोई सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो ये होगा वो कि बोल रहा काउ फिगरिंग्स वेर डिपिक्टेड ऑन द सील, बोल रहा गाय के का हमको सील दिखता है काऊ का। तो देखो ये पता नहीं चला है गाय का, ऊँट का, घोड़ा का, शेर, ये सब वर्णन हमारा नहीं है, जो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। हड़प्पा के सील पे जो मैक्सिमम वर्णन है वो है आपका गैंडा का, गैंडा मतलब राइनो का, बाघ का, हिरन का, एंटीलोप का और भेड़ का। यहाँ पे आपको गाय का वर्णन नहीं दिखेगा, घोड़ा का वर्णन नहीं दिखेगा सील में, ना ही ऊँट का वर्णन आपको दिखेगा, ना ही शेर का। बाघ का जरूर है, शेर का नहीं है, तो इसलिए ये वाला पहला गलत होगा। बोल रहा है आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली का, ठीक है। तो ये ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट अगर हम बात करेंगे हड़प्पा का, तो सबसे ईस्ट वाला जो साइट है वो आलमगीरपुर है जो आपका यूपी में है, ठीक है। अगर दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में आपका दाइमाबाद है, दाइमाबाद या दाइमाबाद बोलते हैं महाराष्ट्र में। पश्चिम में अगर देखेंगे सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर जो आपका अफ़गानिस्तान में है,
मतलब सॉरी जो आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। और अगर हम ठीक है पूरब में देखेंगे तो पूरब में कहाँ तक है बताइए। वैसे हड़प्पा देखोगे तो त्रिभुज के आकार का है, लेकिन पूरब में कहाँ तक उसका था। पूर्व में तो हो गया आलमगीरपुर, उत्तर में आपका हो गया, अच्छा बता ही देता हूँ। जो उत्तर में कौन था, मांडा जगह था। उत्तर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, तो उत्तर में मांडा हो गया। यूपी हो गया का जो आलमगीरपुर है उसमें ईस्ट में, ठीक है। और दक्षिण में हो गया आपका महाराष्ट्र का दाइमाबाद, और पश्चिम में हो गया बलूचिस्तान का सुतकांगे डोर, ठीक। तो ये सारा चीज़ हो गया। 38 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 38 का तो हो गया डी। 39 का हो गया ये वाला, ठीक है, पहला गलत है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे आपका सारा चीज़ हो जाएगा। अब नोट्स जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करने में आसान होगा आपको। नेक्स्ट बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सील ऑफ पशुपति सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पशुपति सील के बारे में है। तो पशुपति सील सबसे पहले आपको कहाँ से मिला है वो आपको ध्यान रखना है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इसमें भगवान शिव बोला जाता है कि भगवान शिव का पूर्व रूप का जिसे बारे में दिखाया गया, 3 मुख वाले भगवान देवता हैं, 3 उनका मुख है, ठीक है। और उनके चारों तरफ एक जानवर है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है, गैंडा है, गैंडा, ठीक है। तो दक्षिण की ओर गैंडा है और भैंस है, ठीक है, एक भैंस है। और बाईं तरफ लेफ्ट साइड आपको हाथी, ठीक है, एलिफेंट और आपको लायन दिखेगा, ठीक है। मतलब एलिफेंट और टाइगर दिखेगा, शेर नहीं है, ठीक है। हमने बताया शेर का वर्णन नहीं है हमारा, तो बोल रहा है शेर का वर्णन है, यौगिक पोस्चर तो है लेकिन सिंह नहीं है, लायन है, ठीक है। और भैंसा है, ठीक है, एलिफेंट है, टाइगर है और राइनो है, ठीक है, गैंडा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, मोहनजोदड़ो सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट पूछा है ना, तो 1 ओनली, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज फिर से 20 क्वेश्चन किया, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे और सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हमारा आ रहा है धनतेरस और दीपावली के समय, उस समय करंट अफेयर का आपका मैराथन क्लास होगा, ठीक है। और 0IS पे आपका आंसर राइटिंग का भी क्लास डेली चल रहा है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देखिए। और संस्कृत ऑप्शन का भी क्लास चल रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, अच्छे से पढ़ो मन लगा के। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।